पढ़ते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, अब पढ़ेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम। Let E1, E2, E3 up to En be a set of mutually exclusive and exhaustive events. कम से कम दो इवेंट होने चाहिए। यहाँ सेट ऑफ इवेंट्स है E1, E2, E3, En। एक सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। एग्जॉस्टिव मतलब यूनियन सैंपल स्पेस हो गया, एक्सक्लूसिव है इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है, एंड ए बी एनी इवेंट, ए बी एनी इवेंट associated to same random experiment, associated to same random experiment, डायग्राम में देखें इसे ऐसे आप देख सकते हैं। ये मैंने एक सैंपल स्पेस बना लिया रेक्टेंगल या बेस थ्योरम, ठीक है, के लिए देख रहे हैं हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के लिए। पहले एक ये रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने ही पॉसिबिलिटी है सैंपल स्पेस। सबसे आसान तरीका क्या है, E1, E2, E3, En एक्सक्लूसिव भी हो एग्जॉस्टिव भी हो उनको बनाने का। ऐसे बना सकते हैं सिंपली, ये E1 इवेंट है, ये E2 है, E3 अप टू En। अब बताइए E1, E2, E3, En का यूनियन क्या हुआ, पूरा कंप्लीट रेक्टेंगल आ गया, सैंपल स्पेस बन गया। E1, E2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, E1, E3 में नहीं, ये सभी एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो। कैसे बाकी आप कैसे भी बना लीजिए डायग्राम में, कोई कहे कि ऐसे बना दे, ठीक है। मुझे एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट चाहिए, मतलब यूनियन कंप्लीट रेक्टेंगल को सैंपल स्पेस को कवर कर ले, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। ये पॉइंट ऑब्जर्व करना। अब क्या कहा गया, ए एक इवेंट है जो कि इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड। ये जो इवेंट है इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का है, तो लेटर है जो ए का सबके साथ इंटरसेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ए एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव नहीं है, एग्जॉस्टिव तो बन जाएगा इनके साथ मिलकर के यूनियन, क्योंकि ऑलरेडी यूनियन सैंपल स्पेस है। तो लेकिन ए इनके साथ एक्सक्लूसिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। ए इन्हीं में एक इवेंट हो रहा है इस रैंडम एक्सपेरिमेंट, लेटर है जो ये इवेंट ए है, तो ए का सबके साथ इंटरसेक्शन आ सकता है। अब अगर मुझसे कहा जाए पी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करो, पी ऑफ ए का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। देखिए अगर मैं ये ए पार्ट कैलकुलेट करता हूं, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन E1, ये पार्ट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन E2, ए इंटरसेक्शन E3 अप टू ए इंटरसेक्शन En। अगर इन सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दें तो किसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ए की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो हम इसी को ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन E2 अप टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन En। लिख सकते हैं सर, बोलिए। तो हमने यहाँ क्या किया, ए की प्रोबेबिलिटी कर कंप्लीट कैलकुलेट की, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एडिंग पार्शियल प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन E1 इसकी एक पार्शियल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन E2, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन E3 अप टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन En। थोड़ी थोड़ी प्रोबेबिलिटी ऐड की और कंप्लीट पूरी प्रोबेबिलिटी मिली। यही है वर्ड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं पार्शियल प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके।
अब ए इंटरसेक्शन E1 मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी E1 ए इंटरसेक्शन E1 का क्या मतलब है, ए और E1 दोनों हो तो E1 हो जाए इनटू ए अपॉन E1, ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब E1 हो चुका है, ये तो होता है ए बाई E1 क्या होता है, ए इंटरसेक्शन E1 बाई प्रोबेबिलिटी E1, वो कैंसिल हो जाएगा। मैं साथ में लैंग्वेज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर जगह हम सिंबल्स को नहीं लिखते प्रोबेबिलिटीज में। इवन सबसे पहला मामला Na अपॉन NS जो लिखा था उस पर भी हम हर बार Na बाई NS लिख कर क्वेश्चन नहीं करते, लिखते हैं फेवरेबल केस क्या है, टोटल केस क्या है, कैलकुलेट कर दी प्रोबेबिलिटी, तो फॉर्मूला लिखने की हर बार जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर केसेस बता रहे हैं, देखिए फर्स्ट केस के होने की प्रोबेबिलिटी, और जब फर्स्ट हो चुका है तो उस समय इस इवेंट के ए के होने की प्रोबेबिलिटी, प्लस अब सेकेंड केस इसमें से जो है E2 वो E2 के होने की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ए बाई E2, जब E2 हो गया है तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी इस तरीके से En इनटू प्रोबेबिलिटी ए बाई Pn, नोट कर लीजिए। यही है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। इसी में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो बेस थ्योरम आता है, और प्रोबेबिलिटी में आप देखेंगे जो जेई में क्वेश्चंस आए हैं मेंस और एडवांस में, खासतौर से एडवांस में, ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स मतलब कि प्रोबेबिलिटी के जितने क्वेश्चंस हैं उसमें से बेस थ्योरम पर क्वेश्चंस रिलेटिवली ज्यादा है। इवन 12th के बोर्ड में भी बेस थ्योरम रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जेई की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ, तो वहां पर बेस थ्योरम से क्वेश्चंस और भी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। तब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में ही एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो वो है बेस थ्योरम। सर 1 मिनट नोट कर लीजिए, फिर लिख देते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में ये सारे पार्ट इंक्लूड हैं, इसके बाद ही एक स्टेप हम बढ़ रहे हैं, मतलब कि E1, E2, E3, En एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड, उसी से एसोसिएटेड एक इवेंट ए है, ये डायग्राम बना हुआ है, इसी के लिए ये टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई। अब एक स्टेप और बात करेंगे जो कि बेस थ्योरम मिलेगा। बेस थ्योरम एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देखते हैं अभी, नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया सौमिल? यस सर। ठीक है, तो देखिए बेस थ्योरम में क्या है, बेस थ्योरम में जनरली इस तरह से पूछेंगे आपसे, ये सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। अब पूछेगा EI बाई ए, EI बाई ए का मतलब क्या है, इवेंट EI के होने की प्रोबेबिलिटी जब इवेंट ए ऑलरेडी हो चुका है, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ EI, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ EI when A has already occurred, A इवेंट ऑलरेडी हो चुका है तो उस केस में EI के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। EI मतलब I 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ जैसे बीच में कोई इवेंट EI है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है जब ये कंप्लीट इवेंट ए हो चुका है। पहले मैं वैल्यू लिखता हूँ, फिर बाद में बताते हैं बेस। सर विजिबल नहीं है, विजुअल नहीं है, बाकी बच्चे बताएं कोई दिक्कत है अभी विजिबिलिटी की? सिमरन दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है? स्वामी मृदुला दो, नमन सर मेरे एंड में प्रॉब्लम है। EI बाई ए, इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, EI इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ए, लिख सकते हो। देखिए दोनों का इंटरसेक्शन न्यूमरेटर में और ये वाली प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर। EI इंटरसेक्शन ए क्या है, इन्हीं में से A इंटरसेक्शन E1, A इंटरसेक्शन E2, A इंटरसेक्शन E3 में से ही कोई एक A इंटरसेक्शन EI भी होगा। जैसे मैंने इनकी वैल्यू लिखी थी उसी तरह से PEI की वैल्यू क्या इंटरसेक्शन है की, EI इनटू PA अपॉन EI।
और पी ए की वैल्यू क्या है, पी ए की वैल्यू है, पी ए की यहाँ ये लिख सकते हो, या इसको आप ऐसे लिखो समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n पी ई आर इंटू ए बाई ई आर। तो यहाँ लिखा समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n पी E1 इंटू पी ए अपॉन ई आर। यही है प्रोबेबिलिटी पी आई बाई ई। ऐसा दिखने में दिक्कत हो रही, मैं इधर खड़ा होता हूँ तो इस तरफ आ जाओ, ठीक है। हाँ ई आ रहा है, पी ई आर ए बाई ई। देखिए यही फॉर्मूला है बेस थ्योरम का। वापस ध्यान से समझिए पॉइंट को, फिर नोट कर लेंगे हम लोग क्या होता है, क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, कैसे हम समझेंगे कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो हम पहले ही पढ़े हैं। बेस थ्योरम में क्या डिफरेंस होगा, एक कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा, वो कई मेथड से हो रहा होगा, कम से कम 2 मेथड से होगा, ठीक है, हो सकता है 3, 4, 5 मेथड से हो रहा है। तो फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, तो हम देखेंगे पहले फर्स्ट मेथड के होने की प्रोबेबिलिटी। अब जब फर्स्ट मेथड हो गया तो उस इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी, फिर वो सेकंड मेथड से के होने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड मेथड से उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। तो वो कई मेथड से हो रहा है तो वो सारे मेथड्स डिनोमिनेटर में होंगे। आपसे बोला जाएगा कि वो इवेंट हो चुका है, हो चुका है मतलब एक ऑलरेडी इवेंट हो गया है, तो कंडीशनल केस है। तो वो जितने मेथड से हो सकता है वो सारे डिनोमिनेटर में, जैसे कि यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर में क्या रख रहा हूँ, E1 A by E, फर्स्ट मेथड मतलब फर्स्ट इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, और उस समय ये ए के होने की प्रोबेबिलिटी, फिर सेकंड के होने की प्रोबेबिलिटी, उस समय ए के होने की प्रोबेबिलिटी, फिर थर्ड के, फिर ए के होने की प्रोबेबिलिटी। ये सभी मेथड्स, जितने भी मेथड से वो हो सकता है, वो सभी डिनोमिनेटर में। अब आपसे बोला जाएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो सेकंड मेथड से आया, वो फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो फोर्थ मेथड से आया, तो वो वाला पर्टिकुलर केस न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब यहाँ EI वाला केस न्यूमरेटर में आ गया। अगर आपसे बोलता है यहाँ E1 by A, तो फर्स्ट वाला मेथड E1 इंटरसेक्शन ए, फर्स्ट मेथड न्यूमरेटर में आता, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। उसमें जो इवेंट कहा जाएगा कि ये इवेंट हो गया है, वो कम से कम 2 मेथड से हो रहा होगा, 2 या 2 से ज्यादा मेथड से। तो जितने भी मेथड से हो रहा है वो सभी डिनोमिनेटर में। अब उसी में से आपसे बोला जाएगा ये पर्टिकुलर इवेंट एक मेथड से हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आप समझ जाएंगे बेस थ्योरम का क्वेश्चंस करके देखते हैं, क्लैरिटी और आ जाएगी इससे। नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चंस देखेंगे उससे आ जाएगा समझ में। बहुत आसान है, टफ नहीं है, और काफी इंपॉर्टेंट भी। A bag A contains 2 white and 3 red balls. 2 white and 3 red balls. Another bag B contains 4 white and 5 red balls. 4 white and 5 red balls. फिर क्या कहोगे? A ball from any one of the bag. A ball from any one of the bag is randomly selected. A bag A contains 2 white and 3 red balls. Another bag B contains 4 white and 5 red balls. A ball from any one of the bag is selected. ठीक है, randomly selected and found to be red. Found to be red. ये दिया हुआ है कि ये रेड आई, ये इवेंट हो गया है। Then find the probability that it was from bag B.
तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें कि ये बैग बी से थी, नोट करिए और सभी लोग इसको कैलकुलेट करिए। A bag A contains 2 white and 3 red balls. B bag contains 4 white and 5 red balls. A ball from any one of the bag is randomly selected. एक बॉल को सिलेक्ट किया गया इसमें से किसी भी एक बैग से, और वो बॉल क्या मिली, रेड मिली। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बैग बी से। ट्वेंटी बाई 52, ठीक है, 25/52 सही है। देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 2 बैग हैं हमारे पास, तो कंप्लीट सैंपल स्पेस क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव ही है ये एक तरह से, क्योंकि आप या तो बैग ए करोगे या बी करोगे, दोनों एक साथ सेलेक्ट नहीं हो सकते, कोई सेलेक्ट ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता, या तो एक सेलेक्ट करोगे या बी। तो 2 केसेस हैं, आप कर सकते हो कि आइदर यू विल सेलेक्ट बैग ए और बैग बी, और बैग ए से भी रेड बॉल आ सकती है, बी से भी रेड बॉल आ सकती है, ये तो है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि रेड बॉल आई ये दिया हुआ है, मतलब रेड हो चुका है, तो वो ए मेथड से भी आ सकती है, मतलब बैग ए सेलेक्ट होने पे भी आ सकती है, बैग बी सेलेक्ट होने पर भी रेड बॉल आ सकती है, 2 अलग अलग तरीके से आ सकती है। तो रेड है तो ये दोनों केसेस डिनोमिनेटर में कम से कम 2 केस होने चाहिए। तो ये देखिए ये पार्ट है, इससे ए से रेड आ सकती है, बी से भी रेड आ सकती है। मैं सिंबल लिख करके आपको डायग्राम लिख करके बना रहा हूँ, लेकिन आगे के क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिखा करूंगा जिससे कि आप उससे रिलेट कर सकें। अब ये कहा गया प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो रेड बॉल तो आई, लेकिन वो किससे आई, बी बैग से, ये तो लिखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फ्रॉम बैग बी। रेड हो चुकी है, रेड है, अब बताइए कि वो बी बैग से। तो इसको आप ये लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन आर अपॉन प्रोबेबिलिटी आर, और प्रोबेबिलिटी आर क्या है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन आर प्लस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन आर, बी इंटरसेक्शन आर। देखो ये सब पूरा सिंबल लिख के गया, ठीक है। इसी को क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी आर बाई ए, और नेक्स्ट वाला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी आर बाई बी, और यहाँ है प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी आर बाई बी। देखिए जितने मेथड हैं 2 मेथड से, इन्हीं में से एक मेथड न्यूमरेटर में है। अगर मैं कंप्लीट सिंबल लिख कर करूं तो ऐसे लिखूंगा। अब बी के होने की प्रोबेबिलिटी, ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब 2 बैग थे, एक बैग सेलेक्ट किया आपने, ए सेलेक्ट हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। 2 बैग हैं आपके पास, उनमें से एक बैग को सेलेक्ट करना है, तो ए के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1/2। अब ए जब सेलेक्ट हो गया तो ए से रेड आने की प्रोबेबिलिटी, कितने बॉल्स हैं इसमें 5, 3 रेड है और 2 वाइट है, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/5। ऐसे ही बैग बी सेलेक्ट हुआ हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, उससे रेड आया हो 4 वाइट और 5 रेड, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी 5/9, और ये वाला पार्ट, यही पार्ट न्यूमरेटर में 1/2 इंटू 5/9। तो ये सारे केस है, उन्हीं में से एक केस न्यूमरेटर में आ रहा है। और अगर आप टोटल प्रोबेबिलिटी पूछते, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल वाज रेड, तो ये डिनोमिनेटर वाला केस कहलाता है, वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ये देखिए 1/2 1/2 ये कैंसिल, 45 जब एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 25 अपॉन 27 प्लस 25 50, यही है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब कोई डायरेक्ट लिख सकता था इसी को, मैं पूरा सिंबल ना लिख सकता, लिखता ना, ये देखो रेड आया, रेड आने का टोटल के डिनोमिनेटर में मैं रख रहा हूँ, ए सेलेक्ट हुआ 1/2, उससे रेड आया, या फिर बी सेलेक्ट हुआ उससे रेड आया, और बी वाला पार्ट न्यूमरेटर में रख दिया। वो आपके ऊपर है, आप जितनी जल्दी ये समझते हैं, इस सिंबल्स को लिखने की कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है। और किसी को अगर भाई 12th के बोर्ड की बात है तो हाँ उसमें आप लिख कर करिए कि ये इवेंट ये है, इसका मतलब ये है, ये आप इसको एज्यूम कर रहे हो, ये है आर ये कंप्लीट एक्सप्लेन करके वहां पे लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे, फर्स्ट का सॉल्यूशन, कोई भी डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखें। A lady has 10 coins in her purse. 10 coins in her purse. उसके पर्स में 10 coins हैं. 8 of them are normal. Or normal. 1 DH and 1 DT coin. नॉर्मल मतलब एक तरफ हेड लिखा और एक तरफ टेल। डीएच मतलब डी मतलब डबल हेड, दोनों तरफ हेड लिखा है। डीटी मतलब दोनों तरफ टेल, दोनों तरफ टेल लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा है। अब लिखा सी randomly draws a coin from her purse। रेंडमली वर्ड इसलिए कि कोई भी एक कॉइन, सभी के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, हर एक कॉइन सेम प्रोबेबिलिटी। उनमें से एक कॉइन उसने अपने पर्स में से निकाला एंड टॉसेस इट फॉर 5 टाइम्स, और उसको 5 बार टॉस किया, 5 टाइम्स टॉस किया, tosses it for 5 times. The coin was found to fall. The coin was found to fall headwise on all 5 occasions. सभी 5 टाइम्स में क्या मिला हमें? कॉइन हेड आ रहा, 5 बार टॉस किया गया और 5वीं बार क्या मिला? हेड आया। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ये इवेंट हो चुका है कि 5वीं बार हेड आया, एक इवेंट दिया होगा हमेशा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज और डीएच कॉइन, ये डीएच कॉइन मतलब डबल हेड वाला कॉइन, जो कॉइन में से निकला वो एक डीएच, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 2, फोर अपॉन 5, सही, 4 अपॉन 5। टेन कॉइन्स है पर्स में, 8 नॉर्मल है, एक डीएच है और एक डीटी। सिंपली अगर मैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखता हूं, देखिए बिना किसी सिंबल के लिखना है मुझको, बिना किसी डायग्राम के मैं लिख सकता हूं। कैसे? यहां से देखें 10 कॉइन्स थे, 8 नॉर्मल थे, मैंने इसमें से एक कॉइन निकाला है, तो हो सकता है वो नॉर्मल कॉइन आया, तो नॉर्मल कॉइन आया उसकी प्रोबेबिलिटी 8 बाई 10। उस नॉर्मल कॉइन को मैंने टॉस किया, तो नॉर्मल कॉइन को जब टॉस किया 5 बार टॉस किया और 5 बार हेड आया, पहली बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी उससे 1/2,
सेकंड टाइम भी 1/2, फिफ्थ टाइम भी 1/2, 1/2 into 1/2, 1/2 पावर 5, पांचों बार हेड आया, फर्स्ट भी हेड, सेकंड भी हेड, थर्ड भी हेड, ऑल 5 टाइम्स हेड आया। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। नॉर्मल कॉइन से हेड आया, नॉर्मल, और इससे हेड आने की प्रोबेबिलिटी है प्लस। या फिर हो सकता है वो एक डबल हेड वाला कॉइन है, जब मैंने इसमें से कॉइन सेलेक्ट किया तो उसको कौन सा आया, डबल हेड वाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10, n कॉइन्स थे, एक डबल हेड वाला था। अब उस डबल हेड वाले को जब टॉस करोगे तो हेड ही आएगा, उससे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1, तो 1 into 1 into 1, 5 times 1 ही हुआ, 1 पावर 5 लिखो या 1 लिखो। या फिर हो सकता है वो एक डबल टेल वाला कॉइन आ गया, डबल टेल वाले कॉइन को टॉस किया आपने, उससे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0, उससे तो कोई हेड आया नहीं होगा, वो वाला केस हो गया 0। ये पूरा केस डिनोमिनेटर में आप रखना, और इसी में से डबल हेड वाला पार्ट कहां जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, क्योंकि ये डबल हेड वाला कॉइन था, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको 1/10 into 1। आप इसी को सिंबल से लिख के करो या ऐसे ही डायरेक्ट लिख दो, डायग्राम बनाओ या नहीं बनाओ, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये टी के साथ इसका कोई वो नहीं है, हेड है 5 टाइम्स, एल्सियम लेंगे 10 10 तो कैंसिल हो जाएगा, और यहां से वैल्यू आ गई 1/8/32, 1/4 + 1 कितना आ गया 4/5। नोट करेंगे, बताएं कोई भी डाउट है। ये आंसर आएगा 4/5। क्वेश्चन नंबर 2 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, a box contains a number of cards with 30% white on both sides. एक बॉक्स में नंबर ऑफ कार्ड्स है जिसमें 30% कार्ड्स पे दोनों तरफ क्या है, व्हाइट प्रिंट, ठीक है, व्हाइट कलर, 50% ब्लैक ऑन वन साइड and white on other side, and 20% black on both sides. तो एक बॉक्स में नंबर ऑफ कार्ड्स है जिसमें 30% कार्ड्स पर क्या है, दोनों तरफ व्हाइट, 50% पर एक तरफ ब्लैक है एक तरफ व्हाइट, 20% पर दोनों तरफ ब्लैक है, ऐसे कार्ड्स हैं। फिर क्या लिखा गया इसमें, द कार्ड्स आर मिक्स्ड अप, and a single card is drawn. इस कार्ड्स को मिक्स करके the cards are mixed up and a single card, इसमें से एक कार्ड ड्रा किया गया and put it on the table. एक कार्ड ड्रा किया गया और उसको टेबल पे रख दिया। It's upper, ठीक है, upper part, upper side shows a black, upper side shows a black और upper side is black। तो आपने कार्ड रखा, इसमें कार्ड थे बॉक्स में, उसमें से कार्ड निकाला और सिंपली रख दिया। आपने ये नहीं देखा किधर से रखना है, मुझे सिंपल रख दिया और देखा कि ऊपर वाली साइड जो दिखाई दे रही है अब टेबल का है वो क्या दिख रही है, ब्लैक है, ये इवेंट हो चुका है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी its other side is also black।
तो इसकी जो दूसरी साइड है वो भी ब्लैक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो। ये जो सेकंड साइड देखिए इवेंट हो गया है, अब इसी में से दूसरी साइड भी ब्लैक हो, तो इस तरह के केस क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बेस थ्योरम पर डिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए चलो, क्वेश्चन नंबर 3 बनाए। एक बॉक्स में 30% कार्ड्स हैं जिसपे दोनों तरफ व्हाइट है, 50% है एक तरफ ब्लैक है एक तरफ व्हाइट है, 20% पे दोनों तरफ ब्लैक। एक कार्ड निकाला टेबल पे रखा तो अपर साइड ब्लैक दिखाई दी, तो सेकंड अदर साइड भी ब्लैक होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी। कुल कितने आ गया आंसर 1/5, 1/5 नहीं ये नहीं आंसर, वापस चेक करो। सिंपल है, वैसा ही क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन किया था, तो वेरी सिंपल है, कैलकुलेशन गड़बड़ी हो गई और कुछ नहीं। मिस्टर इंफिनिटी ने हैंड रेज किया है भाई, मिस्टर इंफिनिटी बताएं, जीरो इन करें इस क्वेश्चन को, क्या आंसर आ रहा है? तो 4/9 होगा। 2/7 नहीं, 2/7 भी नहीं आंसर। और क्या बता रहे हो? 4/9। 4/9 ये किसका आंसर है? 4/9 ये सही लग रहा है? फिर मेरा आया लाइवा, लाइवा का आया है 4/9 ये सही है। और मिस्टर इंफिनिटी कौन थे? तो देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है, कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आप तो अब थर्ड क्वेश्चन कर रहे हो, फर्स्ट किया। देखिए क्या होगा इसमें से, जब मैं एक कार्ड निकालता हूँ तो हो सकता है वो कार्ड आया हो जिसके दोनों तरफ व्हाइट हो, ठीक है, या तो दोनों तरफ व्हाइट वाला कार्ड आया होगा, या एक तरफ ब्लैक एक तरफ व्हाइट वाला कार्ड आया होगा, या फिर दोनों तरफ ब्लैक वाला कार्ड आया होगा, ये तो पॉसिबिलिटी है। जब आपने एक कार्ड निकाला उसमें से, तो जो निकला बॉक्स में से दोनों तरफ व्हाइट वाला है, या तो निकला गया है, दोनों तरफ व्हाइट रखा और आपने रखा टेबल पे, तो उससे ब्लैक दिखाई देने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। भाई नॉर्मल आइस है, आंखें ठीक है, तो 0 व्हाइट ही दिखेगा, ब्लैक दिखने की प्रोबेबिलिटी 0 है। अब 50% ऐसे कार्ड हैं जिसपे ब्लैक है और एक तरफ व्हाइट है, उसमें से अगर कार्ड निकल के आया और आपने रखा सिंपली, तो उससे ब्लैक दिखाई दिया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है। उससे व्हाइट भी आ सकता था, ब्लैक भी आ सकता था, लेकिन आया ब्लैक, क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। और जो ब्लैक वाला निकाले उसको जब आपने रखा, ऐसे भी रखा हो, उससे ब्लैक दिखाई दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। अब हमसे क्या कहा गया? दूसरी साइड भी ब्लैक हो, ये साइड तो है, दूसरी साइड भी ब्लैक, मतलब दोनों ब्लैक वाला पार्ट कहां गया? न्यूमरेटर में। बोलिए कोई डाउट है तो, ये आंसर है, ठीक है। हम लेंगे 100 100 100 कैंसिल, या 20/25 प्लस 20 45, 5 से कैंसिल करेंगे, आंसर कितना आ गया? 4/9। बताएं इसमें क्या दिक्कत है? नहीं आना चाहिए? फोर अपॉन 9 ये आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन अ टेस्ट एंड एग्जामिनिंग either guesses or copies or knows the answer, of an objective question with 4 choices.
ब्रैकेट में ओनली वन करेक्ट। एक चॉइस करेक्ट है। एक टेस्ट में एक एग्जाम नहीं, मतलब एक स्टूडेंट क्या करता है, या तो उसे मालूम था क्वेश्चन का आंसर, उसने सॉल्व किया, मालूम था, नहीं मालूम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गेस कर लेता है कौन सा सही है, ठीक है, या फिर अगल बगल वाले का देख लेता है तो कॉपीज चीटिंग कर लेता है, ठीक है। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। यही आप लोग के साथ भी होता होगा, या आप चीटिंग नहीं करते होंगे सर। द आंसर टू एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है, एबीसीडी ऑप्शंस। अब आगे देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स अ गेस, वो गेस करे इस क्वेश्चन का आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। and the probability that and the probability that and probability that he copies it is 1/6। कॉपी करे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, ठीक है। the probability that his answer is correct, the probability that his answer is correct given that he copies it is 1/8। उसने कॉपी किया हो तब उसका आंसर सही हो, इसकी प्रोबेबिलिटी दी है 1/8। कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, गेस करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अब find the probability that he knows the answer given that he correctly answered the question। Given that he correctly answered the question। वापस देख ले एक बार क्वेश्चन को। एक एग्जामिनी, एक स्टूडेंट जो कि गेस कर सकता है, कॉपी कर सकता है, या उसे आंसर मालूम हो, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जिसके 4 चॉइसेस हैं और केवल एक सही है, ओनली वन करेक्ट। प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स अ गेस, एक गेस करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। वो कॉपी करेगा इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6, ठीक है। और ये केवल ये तीन ही ऑप्शन है, या तो गेस करेगा या कॉपी करेगा, मालूम। तो कॉपी करने और गेस करने की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दी हुई, और ये दिया है कि प्रोबेबिलिटी उसका आंसर करेक्ट होगा अगर कॉपी करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8। अब निकालना है प्रोबेबिलिटी की उसको आंसर मालूम था, बाद में जब कॉपी चेक हुई तो ये था कि आंसर करेक्ट था, आंसर करेक्टली आंसर्ड हुआ। अब वो करेक्टली आंसर किससे हो सकता है, गेस करने से भी करेक्ट आ सकता है, चीटिंग करने से भी आ सकता है, और मालूम हो तो भी आ सकता है। ये करेक्ट आंसर होने के सभी केसेस कहाँ आएंगे, डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये हो चुका है कि उसका आंसर करेक्ट है। अब उसे मालूम था आंसर, वो वाला पार्ट कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में, ठीक है। बनाइए अब इसे, बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तरीके से ध्यान से बनाइए, बताइए क्या आंसर आएगा फोर्थ का। सौमिल 24/29 बता रहा है, सही है, वेरी गुड बेटा। 24/29।
देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई। प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स गेस, गेस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, कॉपी करने की 1/6, तो उसे मालूम हो कि नोट द आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - 1/3 - 1/6, क्योंकि वो या तो कॉपी करता है या गेस करता है या मालूम होता है। दो काम एक साथ नहीं हो सकते कि वो उसे मालूम भी हो तब भी वो चीटिंग कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं, या तो गेस करेगा कॉपी करेगा, मालूम होगा आंसर। तो ये आगे 1/3 1/6 इसमें से माइनस करो। अब देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में डायरेक्ट लिख सकता हूँ, उसका आंसर करेक्ट था, क्या हुआ होगा, या तो उसने गेस किया होगा तब करेक्ट आया 1/3 है गेस करने की प्रोबेबिलिटी। गेस किया तो ऑप्शन क्या थे ए बी सी डी, 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से किसी एक के सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4, या फिर उसने कॉपी किया इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, उस समय उसका आंसर सही आया, उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी क्वेश्चन में दी 1/8, तो कॉपी करने पे आंसर सही होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8, या फिर उसे आंसर मालूम था उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और उस समय उसका आंसर सही आया, मालूम हो फिर सही आया उसकी प्रोबेबिलिटी 1, मालूम है तब तो आप सही टिक करोगे ना, कि उसमें भी गड़बड़ी कर देंगे, मैथ्स का पेज में टिक कराते हैं कभी कोई स्टूडेंट, तो ऐसा तो नहीं है, वो हम नहीं है भाई, नॉर्मल स्टूडेंट की बात करें तो मालूम है तो सही टिक करके आएंगे, तो 1/2 × 1। अब मालूम है वो पार्ट हमें कहां रखना है न्यूमरेटर में, ये सही होने के सभी तरीके हैं, तो 1/2 × 1 ये पार्ट कहां से आ गया न्यूमरेटर में लिखो, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, बताओ कोई दिक्कत है तो। अब आप उसको अलग अलग लिखना चाहो कि करेक्ट है जब गेस किया, करेक्ट है जब कॉपी किया, करेक्ट है नो, पूरा सिंबल बना के लिखना वो भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम किसी को। एलसीएम लीजिए 12 48 एलसीएम हुआ 1/2 × 48, क्या में क्या आएगा 4 + 1 + 24, कितना आ गया 24/29, ये आंसर। नहीं सॉल्यूशन बहुत ही छोटा सा है, क्वेश्चन तो ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ें, प्रोबेबिलिटी में देखें क्या क्या केसेस हैं, और काफी आसान है बेस थ्योरम, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। प्रोबेबिलिटी से इस बार एडवांस में कितने क्वेश्चन थे 2 क्वेश्चन थे, है ना, एमसीक्यू से भी 2 थे, प्रोबेबिलिटी से भी 2 क्वेश्चन थे, हर साल ही क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी से भी, प्रोबेबिलिटी में पीएनसी यूज करके कर लेते हैं, अलग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं पीएनसी से, मेंस में भी आते हैं प्रोबेबिलिटी से भी हो पीएनसी से भी हो, और उसमें भी इससे रिलेटिवली ज्यादा आते हैं, मतलब एक आर्टिकल है तो आप कह सकते हैं 50-60% भी अगर इससे केवल क्वेश्चन आ रहे हैं और बाकी पूरे से 50-60% आ रहे हैं तो सर्टेनली इससे काफी ज्यादा हो गए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, लेट वी हैव 10 coins, let we have 10 coins such that if ith coin is flipped मतलब टॉस करना, ith मतलब फर्स्ट, i की वैल्यू रखो तो फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, अच्छा 10 कॉइन 1 2 3 10, if ith coin is tossed or flipped, head will appear with probability i/10, क्या है 10 कॉइन से 1 2 3 अप टू 10, जब ith कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी i/10 होती है, मतलब फर्स्ट को टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी हेड की 1/10 होगी, सेकंड को करेंगे तो 2/10 होगी, हेड की प्रोबेबिलिटी सबकी अलग अलग है, तो टेल की भी अलग अलग है। और इसके बाद क्या है, when one coin is randomly drawn, when one coin is randomly drawn, इसमें से randomly एक कॉइन को ड्रॉ किया गया एंड टॉस्ड,
इसमें से एक कॉइन को रेंडमली ड्रा करके उसको टॉस करते हैं। ये कोई बच्चा कौन आ गया भाई इसमें? मैसेज मिस्टर बेस टू एवरीवन, आई लव टू सी चिल्ड्रन अप्लाइंग माय थ्योरम। देखिए इसमें दिख भी नहीं रहा है बच्चों, आप लोग को दिख रहा है? नो सर। फिर इससे मैसेज कैसे आ रहा है? मिस्टर बेस, आईआईटी को बेस पसंद है। हाँ देखते हैं। When one coin is randomly drawn and tossed, एक कॉइन को रेंडमली ड्रा किया गया और टॉस किया गया, इट शोस अप हेड, इट शोस अप हेड, header, and the probability that it was a fifth coin, and the probability that it was a fifth coin, ये फिफ्थ कॉइन, 10 कॉइन्स थे, इसमें से ith कॉइन, फर्स्ट कॉइन को टॉस करें तो प्रोबेबिलिटी आएगी हेड की 1/10, सेकंड कॉइन को टॉस करें तो प्रोबेबिलिटी आएगी 2/10, ऐसे 10 कॉइन्स हैं। एक कॉइन को इसमें से रेंडमली ड्रा किया गया और टॉस किया गया, हेड आया, ये दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें कि इट वाज अ फिफ्थ कॉइन, कि ये फिफ्थ कॉइन था। 1/11 सही, 1/11। मनीष बोलो, ये आंसर आएगा 1/11। वन अपॉन 11 होगा आंसर। तो देखिए 10 कॉइन्स हैं, टोटल के इस डिनोमिनेटर रखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे 10 कॉइन्स। तो पहले जब इसमें से एक कॉइन निकालोगे तो कॉइन के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी लिखेंगे। तो फर्स्ट कॉइन सेलेक्ट हुआ हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/10। अब जब फर्स्ट कॉइन को हम टॉस करेंगे तो उससे हेड आए, उससे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट से हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/10, या फिर सेकंड कॉइन सेलेक्ट हुआ हो, उससे प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/10, उससे हेड आया हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/10। ऐसे ही थर्ड कॉइन सेलेक्ट हुआ 1/10, उससे हेड आया हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/10। ऐसे ही 10th कॉइन सेलेक्ट हुआ हो, कोई भी एक कॉइन के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है, सभी के 10 कॉइन्स हैं। अगर सबकी प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट होने की भी अलग अलग होती तो वो पार्ट भी आता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि वो भी रखना है। वैसे यहाँ पे वो कैंसिल हो जाएगा, इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन हमें सही तरीका लिखने का ये है। और 10th कॉइन से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 10/10। ये हेड आने की कंप्लीट प्रोबेबिलिटी हमने डिनोमिनेटर में कि हेड किस किस तरीके से आ सकता है। अब इसमें से फिफ्थ कॉइन से वो हेड आया हो, हेड आया ये दिया हुआ है, ये तो फिफ्थ कॉइन से हेड आया, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/10 इंटू 5/10, 10 इंटू 10 कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में आ गया 5, डिनोमिनेटर में आया 1 + 2 + 3 up to 10। 1 + 2 + 3 up to 10 क्या है? 10 इंटू 11/2, ये 2 इंटू 5 10, 10 से कैंसिल हो गया, 1/11। ये आंसर बता रहे थे 1/11। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, A writes a letter to
his friend B and gives it to his son. Gives it to his son to post it in a letter box. The reliability of his son. The reliability of his son being 3/4. A writes a letter to his friend B. A B को लेटर लिखता है और अपने सन को दे देता है लेटर बॉक्स में पोस्ट करने के लिए, लेकिन सन भी पूरी तरह रिलायबल नहीं है। क्या है? 3/4 है उसकी रिलायबिलिटी, मतलब वो जाके पोस्ट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4 हो सकता है। ठीक है, वो इधर उधर फेंक दे या फिर जाके पोस्ट नहीं किया, अल्टीमेटली उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। आप सभी लोग समझते ही हैं, कलयुग है तो प्रोबेबिलिटी नहीं है, पूरी तरह रिलायबल नहीं समझी। तो प्रोबेबिलिटी दैट अ लेटर पोस्टेड विल गेट, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लेटर पोस्टेड will get delivered, जो एक लेटर पोस्ट होता है वो डिलीवर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 8/9। 8/9। तो जितने भी लेटर पोस्ट होते हैं पोस्ट ऑफिस में वो सभी डिलीवर हो ऐसा जरूरी नहीं, मतलब पोस्ट ऑफिस भी से भी पोस्ट होने के बाद भी डिलीवर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 8/9। डिलीवर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1/9। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ। एट अ लेटर डेट, A hears from B. A hears from B that the letter has not reached him. Find the probability that the son did not post the letter at all. Did not post the letter at all. तो क्या कहा गया इसमें? At a later date, A hears from B की लेटर उसके पास नहीं पहुंचा, ये इवेंट हो चुका है। लेटर नहीं पहुंचा, ये इवेंट हो गया। अब बताइए प्रोबेबिलिटी की उसने पोस्ट किया ही ना, हो सकता है उसने पोस्ट किया हो या पोस्ट नहीं किया हो। ठीक है, करें इसको कैलकुलेट। थ्री बाई फोर, 3/4 आंसर आ रहा है पुलकित का सही, 3/4।
सर 3/4। 3/4। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ए ने लेटर लिखा और फिर सन को दिया, रिलायबिलिटी उसकी 3/4 है, मतलब 3/4 है कि वो पोस्ट करेगा, 1/4 है पोस्ट नहीं करेगा। ठीक है, या तो उसने पोस्ट किया या पोस्ट नहीं किया, दो केस हुए, आइदर पोस्ट किया या नहीं किया। पोस्ट किया तो डिलीवर होने की प्रोबेबिलिटी 8/9, लेकिन डिलीवर नहीं हुआ है, तो डिलीवर नहीं हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/9। तो पोस्ट किया और डिलीवर नहीं हुआ, ये पोस्ट है लेकिन नॉट डिलीवर, नॉट डिलीवर, ठीक है ना, पोस्ट करने पे डिलीवर नहीं हुआ। और जब पोस्ट नहीं हुआ तो डिलीवर नहीं हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 है। जब पोस्ट ही नहीं हुआ तो फिर तो डिलीवर होगा नहीं कुछ। अब ये कहा गया कि उसने पोस्ट किया ही नहीं था, पोस्ट नहीं किया था, ये पार्ट कहाँ रखोगे न्यूमरेटर में, 1/4 into 1, ये 4 कैंसिल, तो आ गया 1, यहाँ से 3/9 दैट इज 1/3 प्लस 1 4/3, जब ले हो गया 3/4। ये आंसर बताएं, कोई भी डाउट है? ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत इसमें? यह है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को हम ये कह सकते हैं एक्सटेंडेड बेस। एक्सटेंडेड बेस, इसमें क्या हो, क्वेश्चन नंबर 7 मतलब बेस थ्योरम को ही एक्सटेंड करना है, मतलब एक की जगह 2 या 3 बार बेस थ्योरम को लगाना पड़ जाए, या बेस थ्योरम के बाद फिर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लग जाए, तो वही है एक्सटेंडेड बेस। देख लेते हैं क्वेश्चन से। वैसे मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चंस आए हैं मेंस में तो कभी आया नहीं एक्सटेंडेड बेस का, एडवांस में भी 99% टाइम्स बेस थ्योरम तक किया है। एक बार कोई क्वेश्चन आए काफी पहले, ठीक है, उसमें आप लगा सकते। A bag contains 3 biased coins. B1, B2 and B3 whose probabilities are बायस्ड, मतलब नॉर्मल कॉइन नहीं है, हेड या टेल की तरफ बायस्ड है, मतलब किसी के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किसी की कम है। कुछ प्रोबेबिलिटीज ऑफ फॉलोइंग हेड वाइज, मतलब जिनसे हमें हेड मिले, फॉलोइंग हेड वाइज आर 1/3, 2/3 and 3/4 respectively. A coin is drawn randomly. एक coin को इसमें से randomly ड्रा किया। A coin is drawn randomly. एक coin को इसमें से randomly ड्रा कीजिए and tossed, और उसको टॉस किया, fell headwise, ये दिया है कि उससे क्या मिला, हेड मिला। इनमें से एक कॉइन को ड्रा किया, टॉस किया, हेड मिला। बेस थ्योरम का क्वेश्चन होता तो यही दिया होता और कहा होता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज B1 कॉइन या B2 कॉइन या B3 कॉइन, हो गया बेस थ्योरम। लेकिन इसमें देखिए एक और आगे पार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट the same coin when tossed again will fall headwise. The same coin when tossed again will fall headwise. The same coin, उसी coin को अगर फिर से टॉस करें तो क्या मिलेगा, हमें हेड मिलेगा।
इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट। तीन बायस्ड क्वाइन हैं, इनके हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, 2/3 और 3/4। एक क्वाइन को रेंडमली ड्रा किया गया और टॉस किया गया, हेड मिला। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करिए कि अगर सेम क्वाइन को फिर से टॉस करें तो फिर हेड आएगा। उसी क्वाइन को, जिस क्वाइन से पहले हेड आया था, उसको फिर से टॉस किया जाए तो फिर हेड आ जाएगा। चलो बेस थ्योरम होता तो क्या होता है? मान लीजिए ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि B1 है, तो क्या चला था? तो अगर मुझे ये निकालना होता कि वो हेड आया, पहला हेड जो था, क्वाइन इज ड्रॉन रैंडमली एंड टॉस्ड, टेल हेड वाइज, हेड मिला। अब क्वेश्चन पता कि वो B1 क्वाइन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती तो क्या करते? या तो फर्स्ट B1 क्वाइन सेलेक्ट हुआ होगा, जब इसमें से एक क्वाइन सेलेक्ट हुआ तो वो B1 सेलेक्ट हुआ, उससे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, या B2 सेलेक्ट हुआ, उससे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3, या B3 सेलेक्ट हुआ, उससे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/2। हेड आने की कंप्लीट प्रोबेबिलिटी हम डिनोमिनेटर में रखते, B1 सेलेक्ट हुआ, उससे हेड आया, B2 सेलेक्ट हुआ, उससे हेड आया, B3 सेलेक्ट हुआ, सबके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी तो 1/3 है। अब अगर ये B1 से है तो ये पार्ट हम न्यूमरेटर में रखते हैं। ये होता है बेस थ्योरम में। B1 पूछता तो अच्छा ये कितना आंसर आएगा बताइए, कैलकुलेट करें। ये 3 3 3 तो कैंसिल, एलसीएम हो गया 12, 12 ऊपर गया 4 अपान, कर लेंगे ना एलसीएम। यहाँ कितना आएगा 4 + 8 प्लस इधर कितना आएगा 9, कितना आ गया 4/21। ये आएगी प्रोबेबिलिटी 4/21। अगर वो B1 होता तो, अभी ये क्वेश्चन वो नहीं है, अगर यही B2 होता तो क्या था? हेड वाला कंप्लीट पार्ट यही सेम ध्यान में रखते, 1/3 × 1/3 प्लस 1/3 × 2/3 प्लस 1/3 × 3/4। ये कंप्लीट हेड वाला पार्ट डिनोमिनेटर में, इसमें से B2 वाला पार्ट न्यूमरेटर में रखते, आंसर आता 8/20। यही क्वेश्चन होता कि वो B3 को आया, ये B3 वाला पार्ट न्यूमरेटर में रखते, 1/3 × 1/3 प्लस 1/3 × 2/3 प्लस 1/3 × 3/4, और ये 1/3 × 3/4 9/21। बेस थ्योरम का क्वेश्चन होता तो इनमें से कोई एक पार्ट होता केवल, अभी तक जो कर रहे थे। अभी ये नहीं है, वापस अब लैंग्वेज को पढ़ते। एक क्वाइन को ड्रॉ किया गया, टॉस किया गया, हेड मिला। हेड मिला तो किससे मिला? या तो B1 से मिला। अगर वो B1 से मिला तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/21। अगर वो B1 से मिला है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, या तो वो B2 से मिला, B2 से मिला है तो 8/21, B3 से मिला है तो 9/21 है। अब क्या कहा गया? द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम कॉइन व्हेन टॉस्ड अगेन, फिर से जब उसी कॉइन को टॉस किया, अब वो कौन सा कॉइन था? B1 था तो वो 4/21 उसकी प्रोबेबिलिटी, अगर वो B2 था तो ये है, और B3 था तो ये है। तो अब फिर से हेड मिला, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी देखिए, आंसर हम लोग लिख रहे हैं फाइनल रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। या तो वो B1 कॉइन था जो पहला जिससे हेड मिला, B1 था, उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/21। अब उसी से सेकंड हेड मिलने की, जब B1 को ही टॉस करोगे फिर से उससे हेड मिला, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3 है क्या? फर्स्ट कॉइन जो फर्स्ट हेड मिला वो B1 से मिला, इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/21। अब उससे हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/3। या फिर जो फर्स्ट हेड मिला वो B2 से मिला, B2 से मिला, उसकी प्रोबेबिलिटी 8/21, और उससे फिर अब B2 को ही टॉस करेंगे, उससे हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 2/3। या फिर थर्ड B3 कॉइन से मिला है हेड,
B3 से हेड मिला, इसकी प्रोबेबिलिटी 9/21, और फिर हमने B3 को टॉस किया तो उससे हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी सेकंड हेड 3/4। ये पूछा था सेकंड हेड, सेकंड टाइम भी हेड मिले, फर्स्ट हेड मिला था, सेकंड भी हेड मिले उसी कॉइन को टॉस करने से, तो वो कॉइन या तो B1 था या B2 था या B3। ये आंसर है, एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 23/36 आएगा। देख लीजिए एलसीएम, 21 × 12 एलसीएम लोगे तो इनसे कैंसिल हो रहा होगा, देख ले, चेक कर ले। ये है बेस थ्योरम। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखें तो जनरली प्रोबेबिलिटी में यहीं तक आते रहते हैं क्वेश्चंस, मेंस और एडवांस में। वैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, खासतौर से बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर मेंस में भी 1-2 बार क्वेश्चन आए, एडवांस में तो नहीं रहा है। बोर्ड में आ सकता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मतलब प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 प्रोबेबिलिटी को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अलग अलग केसेस पर, जो भी केस है रैंडम वेरिएबल की जितनी वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ओवर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, represented number of times an event occurring। रैंडम वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई पर्टिकुलर इवेंट है, वो कितनी बार हो रहा है, 0 बार, 1 बार, 2 बार। ठीक है, अब जैसे कि आप मान लीजिए एक कॉइन को आपने 2 टाइम्स टॉस किया, फॉर एग्जांपल a coin is tossed 2 times। ठीक है, रैंडम वेरिएबल x है, नंबर ऑफ हेड्स, हेड के कितने आ रहे हैं, तो ये हो सकता है 0 हेड आए, उसके करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हम लिख रहे हैं, या तो 0 हेड आएंगे 2 बार टॉस करने पे, या 1 बार हेड आएगा, या 2 बार हेड आएंगे। टोटल सैंपल स्पेस क्या है? HH है, HT है, TH है, TT है, ये है कंप्लीट सैंपल स्पेस। इसमें देखिए 0 हेड आने का क्या केस है? TT, और टोटल 4 है तो 1/4। 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 केस 2/4, और ये 1/4। इन सभी प्रोबेबिलिटीज का जब आप सम देखेंगे तो क्या आएगा? 1। ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रैंडम वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज पे। 0 जब है, x की वैल्यू या 1 है या 2 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और सम ऑफ ऑल दीस प्रोबेबिलिटीज विल बी 1 ऑलवेज। तो आप भी आप देखेंगे समेशन, अगर मैं इसको px कर दूं या pi कर दूं, ये है 1 आएगा सभी प्रोबेबिलिटीज का। यही अगर मैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के लिए इसको अप्लाई करूं, और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के लिए बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, n हैड नंबर ऑफ ट्रायल्स
कितनी बार एक्सपेरिमेंट हो किया, P कोई इवेंट है उससे रिलेटेड, P है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इवेंट E के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। अब जैसे ही हम रैंडम वेरिएबल लेते हैं x और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, 0 लोगे तो कोई सक्सेस नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, NC0 P पावर 0 Q पावर n, 1 सक्सेस लोगे तो NC1 P पावर 1 Q पावर n माइनस 1, 2 के लिए NC2 P पावर 2 Q पावर n माइनस 2, ऐसे लिखोगे। R सक्सेसेस के लिए NCR P पावर R Q पावर n माइनस R, अप टू n सक्सेस के लिए NCN P पावर n Q पावर, देख ले कोई भी डाउट है। इन सभी का समेशन पी एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है किसका, Q प्लस P रेज़ टू द पावर n का, इसी का बाइनोमियल एक्सपेंशन है, सभी को ऐड करोगे तो इन सभी का सम, और Q प्लस P कितना होता है 1, तो 1 पावर n 1। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रैंडम वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, उसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल के कर रहे हैं तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नोट करिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। इससे रिलेटेड 2-3 टर्म हम और यहाँ पढ़ते हैं, जो कि जनरली स्टैटिस्टिक्स एक टॉपिक है जेईई मेंस के लिए, वहां भी आता है, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैटिस्टिक्स में आते हैं वर्ड, वैसे ही यहाँ पर भी है, केवल बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही जेईई मेंस में आया है, वो भी जेईई मेंस में ही आता है, एडवांस के लिए में नहीं आता। स्टैटिस्टिक्स भी टॉपिक जो है जेईई मेंस के लिए, तो इसके लिए देखें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही आसान है। मीन कैलकुलेट करना है तो उसकी वैल्यू होती है मीन, ब्रैकेट में लिख दें, और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेसेस, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेसेस कितने होंगे, वो होता है n इंटू पी, n नंबर ऑफ ट्रायल से p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। जैसे आप समझ लो, अगर मैं 6 टाइम्स एक डाइस को थ्रो करता हूं तो 1 के आने के क्या एक्सपेक्टेशन है, कितनी बार आ सकता है, एक बार, 6 टाइम्स थ्रो किया ना, एक डाइस को मैंने 6 बार थ्रो किया तो 1 की आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 के भी 1/6 है। अगर मैं कहूं क्या एक्सपेक्टेशन है कि एक बार 1 आया होगा, ठीक है, तो एक बार आया होगा इन जनरल, एक बार 1 आया होगा, एक बार 2 आया होगा, एक बार 3 आया होगा, ऐसे वैसे कितनी बार आया होगा एग्जैक्ट उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो तो प्रोबेबिलिटी 1 नहीं आएगी उसकी, एक एक्सपेक्टेशन है, मीन दैट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेसेस। देखिए n इंटू पी करूंगा मैं, अगर 6 इंटू 1 की आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो 1 के आने की क्या एक्सपेक्टेशन है, 1, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन है एक तरह से मीन, वहां पर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेस। सेकंड है वेरिएंस, वेरिएंस की वैल्यू होती है NPQ। ये सब कैसे आए, तो आप स्टैटिस्टिक्स वाले जो फॉर्मूले हैं वो अगर आप अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा आपको, बाकी आपको सिंपली फॉर्मूले याद कर लेने। स्टैंडर्ड डेविएशन चाहे वो स्टैटिस्टिक्स में आए चाहे कहीं पे भी आ रहा हो, वो क्या होता है, रूट ओवर वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ओवर वेरिएंस, स्टैंडर्ड
डेविएशन को जनरली सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, रूट ओवर NP। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा वेरिएंस से ही कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, रूट ओवर वेरिएंस। क्वेश्चंस करके देखें। एक सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस, sum of mean and variance of a binomial distribution, of a binomial distribution for 6 trials is 2.16. Then find P and Q. Then find P and Q. तो P और Q कैलकुलेट करें। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके लिए 6 ट्रायल्स के लिए क्या दिया है, मीन और वेरिएंस का सम 2.16 है। तो P की और Q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करिए P और Q। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 6 ट्रायल्स है ना। तो मीन क्या होगा, NP प्लस वेरिएंस NPQ बराबर है 2.16। इसको सॉल्व करना है बस। आप n कितने हैं, 6, क्या n कॉमन ले लो, p कॉमन ले आओ, p भी कॉमन ले लो, 1 प्लस q, q को लिखो 1 माइनस p, q की जगह क्या लिखोगे 1 माइनस p, इससे वेरिएबल कम हो जाए 2.16। 6 से डिवाइड करो यहाँ, ये आ गया 2p माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0.36। मींस p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 0.36 इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टराइज कर लो आगे। p की वैल्यू कितनी आई 0.2। तो फैक्टराइज करोगे तो जाएगा 1.8 एंड 0.2, तो p माइनस 1.8 इंटू p माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू 1.8 तो हो नहीं सकती, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 0.2। इसको लिख लो 1.8 और 0.2 दोनों का प्रोडक्ट 0.36। p 0.2 है तो q 0.8 हो गया कंप्लीट। कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखें। The probability that John hits a target is P, hits a target is P 1/4, और इस 1/4 की वजह से probability 1 सबसे जरिए he fires 100 times, 100 times. Find the expected number of times. Find the expected number of times he will hit the target. Will hit the target and standard deviation. और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करें। तो प्रोबेबिलिटी है कि जॉन एक टारगेट को हिट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, और वो 100 टाइम्स फायर करता है।
एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हिट्स कैलकुलेट करने और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने। ठीक है, तो n क्या हो गया 100, p है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/4 है। ठीक है, फेल्योर क्या हो गया 3/4। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हिट्स वही क्या होता है मीन, दैट इज np 1 into p, 100 into 1/4 25, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है रूट npq, n के 25 into q 3/4, तो ये आ गया 5√3/2। कोई प्रॉब्लम है? सेकेंड में क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, a pair die is tossed 180 times and the expected number of times phase 6 will appear and standard deviation phase 6 will appear and standard deviation। एक पेयर डाइस को 180 टाइम्स टॉस किया गया, बताइए फॉर्मूले पर बेस्ड ही है क्वेश्चंस ज्यादा। 3√5 में 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का है तो 1/6 है, और 6 के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है। n की वैल्यू कितनी होगी 180, तो ये एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ 6 दैट इज मीन आर एक्सपेक्टेड वेरिएंस 25 n into p 180 into 1/6 30, वेरिएंस 25 सॉरी 5 ना, अच्छा वेरिएंस 25, लेकिन हमें तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ओवर npq 5 50 into q 5/6, it root 25 that is 5। ये आ गया आंसर, बताएं कोई दिक्कत है? ठीक है, क्लियर सबको? तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे? बाइनोमियल कोऑर्डिनेट